ड्रामे की शुरुआत में हम एक पागल लड़की को देखते हैं जिसका नाम शेंजी है, जो कि बहुत ही ज्यादा भूखी थी। इसीलिए वो रोड पर चल रहे एक आदमी से उसका ब्रेड छीन करके खाने लगती है। इस बात पर वो आदमी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत बुरी तरीके से पीट देता है, जिसके बाद में वो उसका ब्रेड पैरों से कुचल करके खराब कर देता है। लेकिन फिर भी शेंजी उस ब्रेड को उठा करके खाने लगती है। दूसरी तरफ हम हानजुन को देखते हैं, जो कि अपने असिस्टेंट के साथ में टहलने के लिए निकला था, जो कि क्रिपल है। तभी उसकी नजर इस पागल लड़की पर पड़ती है, पर शेंजी तो हानजुन को देख करके बहुत बुरी तरीके से डर जाती है। तो हानजुन उससे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी नहीं करूंगा, और वो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। तो शेंजी अपना फेस उसके हाथों पर रख देती है। तो हानजुन कहता है कि मेरा मतलब ये नहीं था। ये सुनकर के शेंजी अपना ब्रेड उसे खाने के लिए दे देती है। इस बात पर हानजुन काफी इमोशनल होकर के शेंजी के लिए बहुत सारे बर्गर्स मंगवाता है, जहाँ शेंजी उस बर्गर को बैठ करके खाने लगती है। तभी असिस्टेंट हानजुन से कहता है कि आपकी स्टेप मदर वेई ने आपके लिए ब्लाइंड डेट का अरेंज किया है। तो हानजुन कहता है कि मैं जानता हूँ कि वेई को इस बात की चिंता है कि कहीं मैं उनके बेटी का रास्ते का कांटा ना बन जाऊं, इसीलिए वो मुझे शादी के लिए फोर्स कर रही है ताकि वो उस लड़की के साथ में मिलकर के मुझे खत्म कर सके। यहाँ पर वो शेंजी से पूछता है कि बटरफ्लाई, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? तो शेंजी उससे पूछती कि शादी क्या होता है? तो हानजुन कहता है कि शादी करने के बाद में एक लड़का और एक लड़की साथ में रह सकते हैं। तो शेंजी कहती कि अगर मैं आपसे शादी करूंगी तो क्या आप मुझे रोज भरपेट खाना देंगे? तो हानजुन कहता है कि हाँ बिल्कुल। इस बात पर वो उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। तो हानजुन कहता है कि तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारा पति हूँ। तभी हानजुन का असिस्टेंट उससे कहता है कि बॉस, पिछले कई सालों से आप अपने पे परिवार द्वारा किए जा रहे अपमानों को सहते आ रहे हैं ताकि आप अपनी मदर के हत्यारों का पता लगा सकें, पर अब आप ऐसी लड़की से शादी कैसे कर सकते हैं जिसकी मानसिक स्थिति खराब है? जिस पर हानजुन उससे कहता है कि एक षड्यंत्रकारी लड़की से शादी करने से अच्छा है कि मैं इस इनोसेंट ब्रेनलेस लड़की के साथ में शादी कर लूं। अब जितनी जल्दी हो सके इसका हॉस्पिटल ले जाकर के चेकअप करवाओ। अगले दिन हानजुन के पास में शेंजी का मेडिकल रिपोर्ट आ जाता है, जहां उसका असिस्टेंट उसे फोन पर बताता है कि शेंजी के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से वो अपनी याददाश्त को खो बैठी है और अब उनकी मानसिक स्थिति 6 साल बच्चे जितनी है। अभी तक हमें शेंजी की आइडेंटिटी का पता तक नहीं चल पाया कि आखिर वो कौन है और वो कहाँ से आई हैं। ऊपर से उनकी मानसिक स्थिति भी इस लायक नहीं कि हम उनसे कुछ पूछ सकें। ये सब सुनकर के हानजुन सोचने लगता है कि अभी हाल ही में शेन परिवार की बेटी बड़ी मिस्टीरियस तरीके से गायब हो गई है, कहीं ये वही तो नहीं है। तभी वहाँ पर शेंजी आती है और हानजुन को देख करके उसकी तरफ दौड़ती हुई आने लगती है और वो डिसबैलेंस होकर के गिरने ही वाली होती है। तभी हानजुन व्हीलचेयर से खड़ा हो जाता है और शेंजी को पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो शेंजी उससे कहती कि आपका फेस लाल क्यों हो रहा है और आप अपने पैरों पर खड़े कैसे हो गए? क्या आपके पैर ठीक हो गए हैं? जिस पर हानजुन उससे कहता है कि देखो बटरफ्लाई, ये एक सीक्रेट है, ये बात कभी भी किसी को मत बताना। तो शेंजी कहती कि ठीक है, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। हानजुन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारा नाम याद है? ये सुनकर के शेंजी के सर में काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और यहाँ पर हमें एक फ्लैशबैक के जरिए पता चलता है कि आखिर शेंजी के साथ में हुआ क्या था। दरअसल में शेंजी शेन परिवार की बड़ी बेटी और शेन ग्रुप की इकलौती वारिस थी, जहाँ उसके फादर उसे उसकी सारी संपत्ति अपने स्टेप ब्रदर टियान के नाम पर करने के लिए कह रहे होते हैं और कहते कि वैसे भी तुम एक लड़की हो, इतने सारे पैसे कमा करके क्या करोगी, और मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी के बाद में ये सारी संपत्ति किसी बाहरी आदमी के हाथों लग जाए। जहाँ उसकी स्टेप मदर भी उससे कहने लग जाती कि हमें नहीं पता है कि तुम्हारी शादी कैसे इंसान के साथ में होगी, इससे अच्छा तुम अपने भाई को अपना सब कुछ सौंप दो। ये सुन करके तो शेंजी भड़क जाती है और कहती कि आप लोग की हिम्मत भी कैसे होगी मेरे सामने अपनी जुबान खोलने की? आपको क्या लगता है कि मैं इस निठल्ले को अपना शेन ग्रुप सौंप दूंगी? बेहतर यही हुआ कि आप यहाँ से अपनी मिस्ट्रेस और अपने बेटे को लेकर के मेरे घर से बाहर निकल जाइए। जिस पर उसके फादर कहती कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम मेरे खिलाफ विद्रोह करना चाहती हो। तो शेंजी कहती कि लगता है कि आप भूल गए कि मैं इतने सालों से आप तीनों का खर्चा उठाती आ रही हूँ, जबकि आपका रत्ती भर भी सहयोग नहीं रहा है मेरे शेन ग्रुप को खड़ा करने में, इसीलिए आपका कोई भी अधिकार नहीं है बोलने का। मैं मर जाऊंगी लेकिन आपके इस निठल्ले बेटे के नाम पर कुछ भी नहीं करूंगी। इतने पर तो टियान उसे हिट कर देता है, जिसमें शेंजी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाती है और उसे मरा समझ करके ये तीनों मिलकर के उसे दफना देती है। मगर किस्मत से वो वहाँ से बच निकलती है, लेकिन सर पर गहरी चोट लगने की वजह से शेंजी मेंटली डिस्टर्ब हो जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है और बहुत सोचने के बाद भी शेंजी को कुछ भी याद नहीं आता है और वो हानजुन से कहती कि मुझे नहीं पता है कि मेरा नाम क्या है। तो हानजुन उससे कहता है कि कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें प्यार से बटरफ्लाई या फिर बर्गर कह करके बुलाऊंगा क्योंकि तुम्हें खाने में बर्गर बहुत ही ज्यादा पसंद है ना। ये सुनकर के शेंजी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उससे कहती कि मुझे भूख लगी है। तो हानजुन कहता है कि ठीक है, मैं पहले चल करके तुम्हें खाना खिलाता हूँ, और वो वहाँ से जाने लगता है। तो शेंजी उससे कहती कि पर आपके पैर तो खराब है ना, तो आपको व्हील चेयर पर बैठ जाना चाहिए। ये सुनकर के हानजुन व्हील चेयर पर बैठ जाता है और उससे कहता है कि बटरफ्लाई तो बहुत ही ज्यादा समझदार होती जा रही है।
पर शेंजी जैसे ही हानजून को लेकर के बाहर जाती है तो हानजून देखता है कि उसका स्टेप ब्रदर फूजिन और उसकी भाभी जेनी वहाँ पर बैठे होते हैं। तो हानजून उनसे पूछता है कि आप लोग यहाँ पर कैसे आए। तो फूजिन उससे कहता है कि हमें पता चला कि तुमने अचानक से शादी कर ली, इसीलिए हम तुमसे मिलने के लिए आ गए थे। यहाँ पर हानजून की भाभी उसे कमेंट करते हुए कहने लगती है कि एक तो ये लंगड़ा है, ऊपर से इसे पागल वाइफ मिल गई है, क्या खूब जोड़ी है इन दोनों की। जिस पर फूजिन उसे चुप रहने के लिए कहता है। तो हानजून उन दोनों से कहता है कि अगर आप लोग यहाँ पर यही सब करने के लिए आए तो आप लोग यहाँ से जा सकते हैं, क्योंकि मुझे दवा खाने में लेट हो रही है। जिस पर उसकी भाभी कहती कि ऐसे मत कहो, हम लोग तो फैमिली है, आखिर तुम हमें यहाँ से कैसे भगा सकते हो। मैं तो यहाँ पर अपनी पागल भाभी को शगुन देने के लिए आई थी। इतने पर फूजी ने कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला जाता है। तो जेनी कुछ पैसे देने के लिए शेंजी को अपने पास बुलाने लगती है। तो हानजून उसका हाथ पकड़ करके उसे समझाता है कि तुम्हें कभी भी दूसरों से पैसे नहीं लेने चाहिए। जिस पर जेनी और भी ज्यादा पैसे दिखा करके शेंजी को अपने पास बुलाने लगती है। अब जैसा कि शेंजी की दिमागी हालत एक छोटे बच्चे जैसी थी, इसीलिए वो उसके पास चली जाती है। लेकिन यहाँ पर जेनी उसकी इंसल्ट करते हुए उन पैसों को नीचे गिरा देती है। तो शेंजी फौरन से उन पैसों को उठाने लगती है। ये देख करके जेनी जोर जोर से हंसते हुए कहने लगती है, ये तो बिल्कुल कुत्ते जैसी है जो कि हड्डियों के पीछे भागते हैं। तो शेंजी उससे पूछती कि कुत्ते क्या होते हैं और वो कैसे बोलते हैं। इस बात पर जेनी उसे भौंकते हुए बताने लगती है कुत्ते कैसे बोलते हैं। और ये सुन करके तो शेंजी जोर जोर से हंस करके कहती कि आप भी तो बिल्कुल कुत्ते जैसे भौंक रही हैं। इस बात पर जेनी चिढ़ जाती है और शेंजी को मारने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़ती है। पर तब तक वहाँ पर फूजिन आकर के उसे पकड़ लेता है। तो हानजून उनसे कहता है कि बस बहुत हुआ, अब आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। जिस पर फूजिन जेनी से कहता है कि तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा कर दिया है, आखिर तुम कहीं पर चैन से क्यों नहीं रह सकती हो। तो जेनी कहती कि इसने मेरी बहुत ही ज्यादा इंसल्ट की, इसीलिए इसको मुझसे माफी मांगनी पड़ेगी। इस बात पर शेंजी उससे माफी मांगते हुए कहने लग जाती है गॉड आप दोनों की आत्मा को शांति दे, ताकि आप दोनों मरने के बाद में सीधा स्वर्ग में जाएं। ये सुनकर कि जेनी भड़क जाती है, पर फूजिन उसे रोकते हुए हानजून से कहता है कि माँ ने एक डिनर पार्टी रखी है, इसीलिए रात में आप दोनों जरूर आइएगा, वरना माँ को अच्छा नहीं लगेगा। इतना कह करके वो जेनी को अपने साथ लेकर के चला जाता है। बाहर निकल करके फूजिन अपनी वाइफ से कहता है कि तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा कर दिया है, आखिर तुम कब सुधरोगी। तो जेनी कहती कि मैं तो बस आपका काम कर रही थी। तो फूजिन कहता है कि मैंने कल्पना नहीं की थी कि हानजून एक पागल लड़की से शादी कर लेगा, लेकिन ये तो हमारे लिए और भी अच्छा हो गया है, अब मैं जल्दी बेपरिवार का उत्तराधिकारी बन जाऊंगा। इधर शेंजी हानजून से कहती कि मुझे कार्टून देखना है, इसीलिए हानजून उसे अपना टैब दे देता है जिसमें वो कार्टून देखने लगती है। तभी उसे शेंजी के गुमशुदा होने की न्यूज दिखती है, जिसे देख करके उसके सर में दर्द होने लगता है और उसे फ्लैशबैक याद आने लगता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है। ये देख करके हानजून परेशान हो जाता है और उससे कहता है कि मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। पर शेंजी उसे हक कर लेती तो हानजून उसे समझाता है कि मैं तुम्हारे पास में हूँ, प्लीज डरो मत। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है, जिसे देख करके हानजून शेंजी से कहता है कि तुम ऊपर चलो, मैं कुछ देर में आता हूँ। उसकी बात मान करके शेंजी वहाँ से चली जाती है, जहाँ असिस्टेंट उसे बताता है कि हमें पता चला है कि शेंजी के गायब होने के बाद शेन ग्रुप का न्यू प्रेसिडेंट टियान को बनाया गया है और आपका भाई फूजिन अभी भी शेन ग्रुप के साथ में बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू करना चाहता है, तो क्या आप उसे कैंसिल करना चाहते हैं। तो हानजून कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर हमारी नाक के नीचे पनपने वाले कितने गद्दार हैं, इसीलिए शेन ग्रुप के साथ में इस कॉन्ट्रैक्ट को जारी रहने दो, समय आने पर मैं सबको जवाब दूंगा। जिसके बाद हानजून बात लेने के बाद जब अपने रूम में जाता है तो वो शेंजी को अपने रूम में पाकर के काफी शॉक्ड हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम अपने रूम में क्यों नहीं गई, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। पर शेंजी उसे अपने क्लोज खींच लेती है और उससे कहती कि आपकी बॉडी से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो हानजून उसे समझाता है कि देखो तुम्हें अपने रूम में जाकर के सोना चाहिए, तुम यहाँ पर नहीं सो सकती हो। इस बात पर शेंजी उसके साथ में बच्चों जैसी हरकत करने लगती है और हानजून के कुछ ज्यादा ही क्लोज चली जाती है। इस बात से हानजून भी काफी अनकंफर्टेबल हो जाता है, पर शेंजी उससे कहने लगती कि अब मैं आपको किस करूंगी। इतना कह करके वो उसके करीब बढ़ने लगती है। तो हानजून उसे रोक करके कहता है कि ये सब बात तुम्हें किसने सिखाई। तो शेंजी कहती कि ये सब तो मैंने टीवी पर देखा था और मैंने सुना है कि एक दूसरे को किस करने से हम अच्छे दोस्त बन जाएंगे, तो मुझे किस करने दीजिए। तो हानजून उसे समझाता है कि ये सब गलत बात है, ऐसा करने की सोचना भी मत, अब चुपचाप से जाकर के अपने रूम में सो जाओ। पर शेंजी उसकी एक बात नहीं सुनती है और वहीं उसके रूम में सो जाती है। हानजून भी अपना सर पकड़ लेता है और सोचता है कि आखिर मैं इस लड़की का क्या करूं, और वो उसे बहुत प्यार से सुला करके वहाँ से चला जाता है। अगले दिन हानजून उसे अपने स्टेप मदर की पार्टी में लेकर के जाता है, जहाँ शेंजी बहुत सारे फ्रूट्स को देख करके कहती है कि देखो ना वहाँ पर कितने टेस्टी फ्रूट्स रखे हुए हैं, मुझे भी खाना है। तो हानजून कहता है कि ठीक है तुम वहाँ पर जाकर के खा सकती हो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है, जहाँ शेंजी टेबल से फ्रूट्स उठा करके खाने लगती है। तो हानजून की स्टेप मदर कहती है कि ये कैसी हरकतें कर रही है, जहाँ जेनी उन्हें बताती कि ये तो वही पागल लड़की है जिससे हानजून ने शादी की है। तो वही कहती कि क्या सच में ये पागल है भी या नहीं, हमें इस बात को पता तो करना ही पड़ेगा। इतना कह करके वो डॉगी के खाने का बर्तन उठा
जाकर के उसमें शेंजी को खाना खिलाने के लिए कहती है। तो जेनी शेंजी के पास जाकर के उससे कहती कि भाभी यहाँ पर ऐसे खड़े होकर के खाना नहीं खाया जाता, ये बैड मैनर है। इतना कह करके वो उसके हाथ से बिस्किट छीन करके उस बर्तन में डाल करके नीचे बैठ जाने के लिए कहती है। तो शेंजी बेचारी नीचे बैठ जाती, तो जेनी उसे जबरदस्ती खाना खिलाने लगती है। पर शेंजी की तो सच में दिमाग की हालत सही नहीं थी, इसीलिए वो कुछ समझ नहीं पाती और खुश होकर के उस खाने को खाने लगती है। जेनी वे के पास जाकर के कहती कि देखा माँ आपने, वो लड़की पूरी तरीके से पागल है। अब शेंजी की ऐसी हालत देख करके वहाँ पर बैठे लोग हानजुन और शेंजी दोनों के बारे में उल्टी सीधी बातें करने लगते हैं और कहने लग जाते हैं कि ऐसे बीमार और कृपल आदमी को तो ऐसी ही पागल लड़की डिजर्व करती है। तो जेनी कहती कि आप लोगों ने एकदम सही कहा। पर शेंजी तो अपने हाथ में खाना लेकर के जेनी से कहने लगती कि मैं आपको भी खिलाना चाहती हूँ। इतना कह करके वो उसके पीछे दौड़ पड़ती है, जिसे रोकने के लिए बीच में वे आ जाती, तो शेंजी उन्हें भी वो खाना खिला देती है। इस बात पर वे गुस्सा होकर के उसे धक्का दे देती है, पर तब तक आकर के हानजुन शेंजी को पकड़ लेता है, जहाँ वे उससे कहती कि मैंने यहाँ पर पार्टी इसलिए नहीं रखी कि तुम्हारी वाइफ यहाँ पर आकर के उपद्रव मचाए। इसकी हरकतों से हमारे बे परिवार की रेपुटेशन खराब हो रही है। तो हानजुन कहता है कि और वो क्या था कि जो कि अभी जेनी कर रही थी, तब आपके बे परिवार की बेइज्जती नहीं हो रही थी क्या? तो वे कहती कि वो तो बस मजाक कर रही थी। जिस पर जेनी कहती कि आप क्या चाहती कि मैं ऐसी पगलेट की आरती उतारूं? तो हानजुन कहता है कि जरा जबान संभाल के मेरी वाइफ के बारे में बात करिए, अब आपको मेरी वाइफ से सबके सामने माफी मांगनी पड़ेगी। इस बात पर जेनी भड़क जाती, तो वे उसे समझाती कि अगर तुम इससे माफी सबके सामने मांग लेती हो तो तुम सबके सामने अच्छी बन जाओगी और ये दोनों बुरे साबित हो जाएंगे। ये सुनकर के वो फौरन से उससे माफी मांग लेती है। वही कहती कि जो भी हो हम एक परिवार हैं, और वो शेंजी सिमेट के साथ जाकर के उसके कपड़े चेंज करने के लिए कहती है। तो हानजुन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। ये देख करके वही सोचती कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि हानजुन ऐसी पागल लड़की के प्यार में पागल हो जाएगा। और वो हानजुन से कहती कि मेड उसके कपड़े चेंज करवा देगी, तुम्हारे लेडीज के बीच में जाना सही नहीं होगा। इस बात पर शेंजी हानजुन से कहती कि बटरफ्लाई कपड़े चेंज करके आती है। इतना कह करके वो मेड के साथ चली जाती है, जहाँ मेड उसके कपड़े चेंज करवा रही होती कि तब तक वहाँ पर वे भी पहुंच जाती है और शेंजी से पूछती है कि अच्छा ये बताओ कि हानजुन तुम्हारे लिए कितना अच्छा है। तो शेंजी उससे कहती कि वो दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान है, उन्होंने मुझे इतनी प्यारी ड्रेस दी, इतना बड़ा घर दिया और ढेर सारी खाने की चीजें देते हैं। जिस पर वही कहती कि पर वो तो बहुत बुरा इंसान है, वो तुम्हारे साथ कभी भी कुछ भी गलत कर सकता है। इस बात पर शेंजी गुस्सा हो जाती है और कहती कि आप ही सबसे बुरी इंसान है। जिस पर वही कहती कि तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हारी जैसी पागल लड़की को पसंद करता है? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें इस दुनिया के नक्शे से गायब कर दूंगी। अब शेंजी वही को खुद से दूर करने के लिए धक्का दे देती है और इस बात से चिढ़ करके वही उसे हिट कर देती है, जिसकी वजह से शेंजी बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर फूजिन आता है और वो शेंजी को देख करके पूछता है कि आपने क्या किया? तो वे कहती कि इस पागल लड़की ने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तो फूजिन कहता है कि माँ आपने एक नई मुसीबत खड़ी कर ली है, अब इसके लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। और वो अपनी मदर से कहता है कि मैंने टियान के साथ में एक अच्छा रिलेशनशिप डेवलप किया है और जल्दी शेन ग्रुप ऑफिशियली उसके नाम पर ट्रांसफर हो जाएगा। तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि उसने मुझसे वादा किया है कि वो मुझे पे ग्रुप पर कब्जा दिलवाने में मदद करेगा और अब हमें हानजुन को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनकर के उसकी मदर काफी खुश होते हुए कहने लग जाती है कि ये सब तो ठीक है, पर इस पागल लड़की के बारे में क्या करोगे? इसे जल्दी से ठिकाने लगवाओ। इधर शेंजी को अपना खोया हुआ मेमोरी याद आने लगता है। दूसरी तरफ हानजुन शेंजी को ढूंढता हुआ वहां तक पहुंच जाता है, पर फूजिन और उसकी माँ दोनों ही मिलकर के उसे अंदर जाने से रोकने लगते हैं। पर हानजुन अंदर जाने की कोशिश करता है, जिस पर फूजिन उससे कहता है कि मैंने कहा ना कि तुम वहां पर नहीं जा सकते हो। हानजुन कहता है कि अगर शेंजी को कुछ हो गया तो इसका परिणाम इतना ज्यादा बुरा होगा कि तुम बर्दाश्त तक नहीं कर पाओगे। इतना कहकर वो फूजिन को धक्का देकर के अंदर चला जाता है, जहाँ फूजिन की मदर फूजिन से कहती कि पता नहीं वो लड़की मर गई या फिर जिंदा है, अगर हानजुन ने उसे देख लिया तो हमारा क्या होगा। तो फूजिन कहता है कि माँ आप चिंता मत करिए, आज मैं उन दोनों को ही निपटा दूंगा। तो उसकी मदर कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अगर तुमने उन दोनों को मार दिया तो बाहर लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे? अब ये बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशन है, हम ऐसे कदम नहीं उठा सकते हैं। तो फूजिन अपनी मदर से कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हम बाहर सबसे कह देंगे कि घर में चोर घुस आए थे जो उन दोनों को निपटा करके चले गए और अब मैं उन दोनों को अपनी नजरों के सामने बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, इसीलिए आज मैं उनका काम तमाम करके रहूंगा। इतना कह करके वो अंदर जाने लगता है। इधर हानजुन शेंजी को बेहोश पा करके काफी परेशान होता है। तभी शेंजी की आंख खुलती है और वो फूजिन को अपनी ओर बढ़ता हुआ देखती है और वो समझ जाती है कि ये तो हम दोनों को मारने के लिए आ रहा है और वो यहाँ पर ये तय करती कि वो अभी भी पागल बनी रहने का नाटक करती रहेगी। और वो फौरन से उठ करके फूजिन के फेस पर पाउडर फेंक करके चिल्लाने लगती है, जिसकी वजह से फूजिन को कुछ भी नहीं दिखता है और वो पैर से फंसा करके फूजिन को गिरा देती है। और वो फूजिन के करीब जाकर के कहती है कि ये सामान तुम यहाँ पर क्यों लेकर के आए थे? लगता है कि बहुत अच्छी चीज है और ये मुझे कटोरे जैसा दिख रहा है, अगर मैं इसे तुम्हारे सर पर मार दूंगी तो क्या होगा? ये सुनकर के तो फूजिन काफी ज्यादा डर जाता है और कहता है कि इसे मुझसे दूर करो, ये पूरी तरीके से पागल है। यहाँ पर फूजिन को शेंजी बहुत बुरी तरीके से डरा देती है, यहाँ तक कि उसे अपने मौत के दर्शन हो जाते हैं। हानजुन उसके हाथ से वो सामान लेकर के कहता है कि देखो ये खेलने की चीज नहीं है, ये बहुत खतरनाक चीज है। इतना कह करके वो उसे फेंक देता है
और वो उन दोनों माँ बेटी से पूछता है कि मैंने अभी तक नहीं पूछा कि आखिर शेंजी के सर में इतनी गहरी चोट कैसे लगी। और वो शेंजी से पूछता है कि बताओ कि तुम्हें किसने हिट किया था। शेंजी सोचती कि मुझे पता है कि पे परिवार में आपका स्टेटस 0 है, अगर मैंने आपको बता भी दिया तो आप इनका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसीलिए वो उससे कहती कि मेरे सिर में बहुत तेज दर्द हो रहा है और मैं सोना चाहती हूँ। जिस पर वही कहती कि लगता है कि तुम्हारी वाइफ कहीं पर टकरा करके गिर गई थी, तुम्हें इसे अच्छे से ट्रेन करना पड़ेगा। तो हानजुन कहता है कि ठीक है, मैं इसे घर लेकर के जाता हूँ। इतना कह करके वो उसे लेकर के चला जाता है। घर आकर के हानजुन शेंजी की चोट पर दवाई लगाता है, जहाँ असिस्टेंट उससे कहता है कि हमें इस बात का पता लगाना पड़ेगा कि आखिर टियान फुजिन को इतना सपोर्ट क्यों कर रहा है। तो हानजुन शेंजी से ऊपर जाकर के आराम करने के लिए कहता है, जिसके बाद में वो अपने असिस्टेंट के साथ में शेन ग्रुप चला जाता है और इनका पीछा करते करते शेंजी भी वहां तक पहुंच जाती है, जहां वो अपने फैमिली वालों की बातों को सुनने लगती है। जहां टियान की मदर उससे कह रही होती है कि मेरा बेटा दिन भर कंपनी में काम कर करके थक जाता है। तो टियान कहता है कि माँ, अब तो मुझे कंपनी में लोग मिस्टर सेन भी कहने लगे हैं। ये सुनकर के उसके फादर कहते कि मेरा बेटा बहुत ही ज्यादा तरक्की कर गया है। तो टियान कहता है कि अगर शेंजी ने मुझे चुपचाप सब कुछ दे दिया होता तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो उसके फादर कहते कि तुमने उसके साथ में क्या किया, ये बात तो तुम्हें अच्छी तरीके से पता है। ये सुनकर के उसकी मदर उनसे कहती कि लगता है कि तुम अपनी बेटी के लिए कुछ ज्यादा ही दुखी हो। तो उसके फादर कहते कि ऐसी कोई भी बात नहीं है, मेरे दिल में सिर्फ तुम और मेरा बेटा टियान है। तो टियान कहता है कि वो मर गई इस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जाते जाते वो इस टाइम छुपा करके कहीं चली गई जो कि हमें नहीं मिल पा रहा है, जिससे कि मैं शेन परिवार का असली उत्तराधिकारी बन पाऊंगा। तो उसकी मदर कहती कि वैसे भी हमें इस टाइम मिले या ना मिले, क्योंकि तुम्हारे अलावा शेन परिवार का कोई भी दूसरा वारिस नहीं है, इस हिसाब से तो तुम ही इस शेन फैमिली की उत्तराधिकारी हुए। जिस पर उसके फादर कहते कि इससे पहले लोग हमारे पर उंगली उठाए, मैं शेंजी की मौत की खबर कल पब्लिश कर दूंगा ताकि सबको ये पता चल जाए कि शेंजी अब नहीं रही। ये सब सुनकर के शेंजी को बहुत ही बड़ा सदमा लगता है और वो सोचने लगती है कि ठीक है, जितना उड़ान तुम्हें भरना है भर लो, देखो मैं 2 दिन के बाद में तुम लोग का क्या हास्य करती हूँ। पर तब तक वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और शेंजी से पूछती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। इतना कह करके वो उसे रूम में धक्का दे देती है। उसे देख करके सभी शॉक्ड हो जाते हैं और टियान को शक हो जाता है कि कहीं ये शेंजी तो नहीं है। पर शेंजी वहाँ से भाग खड़ी होती तो टियान भी उसके पीछे बाहर आता है। तो उसकी मदर कहती है कि तुमने देखा कि वो कौन था। तो टियान कहता है कि मुझे तो वो शेंजी जैसी दिख रही थी, लेकिन उसने मास्क पहना हुआ था इसलिए मैं साफ नहीं देख पाया। तो उसकी मदर कहती है कि ये तो नामुमकिन है, क्योंकि हमने उसे अपने हाथों से दफनाया था, चाहे वो कोई भी लड़की हो, पर उसने हमारी बातें सुन ली है। इससे पहले कि ये बात बाहर निकल जाए उसे जाकर के जल्दी से पकड़ो। ये सुनकर के टियान और उसके फादर दोनों ही शेंजी के पीछे भागने लगते हैं। शेंजी बेचारी उन दोनों से बच बचा करके वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो दोनों उसे बहुत बुरी तरीके से घेर लेते हैं, इसीलिए वो लिफ्ट वाले रूम में एंटर कर जाती है। तो टियान भी उसके पीछे जाकर के कहता है कि तुम आखिर कब तक भागोगी, मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम कौन हो। अब यहाँ पर शेंजी पकड़ी जाने वाली होती है, पर तब तक लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और हानजुन उसे अपनी तरफ खींच लेता है। इस बात का फायदा उठा करके शेंजी अपना मुंह छुपा लेती है, पर तब तक तो टियान वहाँ पर आ जाता है। तो हान उससे कहता है कि मैं आपसे यहाँ पर मिलने आया था, मुझे पता चला है कि शेन ग्रुप के आप उत्तराधिकारी बनने वाले हैं। तो टियान कहता है कि तुम्हारा भाई कम नहीं था कि तुम भी यहाँ पर आ गए। ये सुनकर के हान उससे कहता है कि माफ करिएगा, मैंने आपका समय बर्बाद कर दिया। तो टियान उससे पूछता है कि लड़की जो तुम्हारी बाहों में, मैं जानना चाहता हूँ कि ये कौन है। तो हान उसे बताता है कि मेरी वाइफ है, आखिर तुम मेरी वाइफ से क्या चाहते हो। तो टियान उससे कहता है कि तुम्हारी वाइफ मूर्ख है क्या, जो कि मेरे ऑफिस के बाहर खड़ी होकर के पता नहीं क्या कर रही थी। जिस पर हान उससे कहता है कि मैं मानता हूँ कि मेरी वाइफ थोड़ी सी डरपोक है और वो इस वक्त तुमसे डरी हुई है, पर तुम मेरी वाइफ के बारे में इस तरीके से बात नहीं कर सकते हो। हाँ, मैं इस बात के लिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज मेरी वाइफ तुम्हारी वजह से मिल गई, वरना मैं इसे कब से ढूंढ रहा था। उसकी बातें सुनकर के टियान को लगता है कि मुझे कोई गलतफहमी हुई थी और यही सोचकर के वो वहाँ से जाने लगता है, पर फिर भी वो अपने आदमी को कॉल करके हान की वाइफ के बारे में पता करने के लिए कहता है। इधर हान शेंजी से पूछता है कि तुम यहाँ पर कैसे आ गई। तो शेंजी उससे कहती है कि मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं आपका पीछा करते हुए यहाँ तक आ गई। पर हान को तो उसके ऊपर शक हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम सच में पागल हो या फिर पागल बनने का नाटक कर रही हो, आखिर तुम कौन हो और तुम्हारा टियान के साथ में क्या संबंध है। इतने पर तो शेंजी उसे किस कर लेती है और किस करके हान का मति भ्रष्ट कर देती है। हान भी सोचने लगता है कि ये तो सच में पागल है, क्योंकि इसकी मेडिकल रिपोर्ट भी तो यही कह रही है। और वो उससे कहता है कि आज के बाद में अकेले कभी भी बाहर मत आना, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भूत घूमते रहते हैं जो कि तुम्हें पकड़ लेंगे। घर आने के बाद में शेंजी न्यूज में देखती कि उसके फादर 6 दिन के बाद में टियान को शेन ग्रुप का उत्तराधिकारी घोषित कर देंगे। ये देख करके उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है, पर तब तक वहाँ पर मेड आ जाती है। तो वो मेड से कहती कि मैं बाहर जाना चाहती हूँ, लेकिन मेड उसे बाहर नहीं जाने देती है। इस बात पर उसका फोन मांग करके हानजुन को वॉइस मैसेज करती है। अब असिस्टेंट शेंजी का मैसेज देख करके सबके सामने प्ले कर देता है, जिसमें वो कह रही होती है कि बटरफ्लाई बाहर जाकर के खेलना चाहती है। ये सुनकर के वहाँ पर बैठे बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर होल्डर भी शॉक्ड हो जाते हैं और हान की तरफ देखने लगते हैं। ये सब देख करके हान फौरन से उस मीटिंग को वहीं पर स्टॉप कर देता है और उन सभी को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। जिसके बाद में वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि ये सब क्या था, आखिर तुमने सबके सामने शेंजी का मैसेज क्यों प्ले किया।
प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है जिस पर असिस्टेंट कहता है कि बॉस मुझसे गलती हो गई, जिसके बाद में असिस्टेंट उससे कहता है कि आपको नहीं लगता है कि शेंजी कुछ मिस्टीरियस लड़की है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले उन्हें पहली बार शेन ग्रुप में देखा गया था और आखिर वो वहां तक कैसे पहुंची। और यहाँ पर हमें उन दोनों की बातों से पता चलता है कि हानजून मैक्सिमस कंपनी का ऑनर है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर काम करती है और वो बीजिंग सिटी का सबसे रिच और पावरफुल पर्सन है। यहाँ पर हान अपने असिस्टेंट से कहता है कि हमने भी तो इतनी बड़ी सच्चाई शेंजी से छुपा रखी है। जहाँ असिस्टेंट उससे कहता है कि आज आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है जिसके लिए आपको चलना होगा, तो हानजून कहता है कि आज उस मीटिंग को कैंसिल कर दो क्योंकि मेरी बटरफ्लाई बाहर जाकर के घूमना चाहती है और वो खेलना चाहती है। अब जैसा कि उसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी है तो मैं उसका दिल नहीं तोड़ सकता हूँ। इसीलिए हानजून शेंजी को अपने साथ लंच पर लेकर के जाता है, जहाँ हम जेनी और फूजिन को देखते हैं जो कि शेंजी की फोटोज लेने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि उन्हें ऐसा करने के लिए टियान ने कहा था, पर शेंजी ऐसे पोज पर बैठी होती कि उसका फेस क्लियर नहीं आ रहा होता है। यहाँ पर जेनी अपने हस्बैंड से कहती कि वो लड़की पागल तो जरूर है लेकिन इसके अंदर मर्दों को लुभाने की क्षमता कुछ ज्यादा ही है, जिस पर फूजिन कहता है कि तुम सही कह रही हो, क्यों ना हम इस लड़की का फायदा उठाएं और इसे टियान के बिस्तर पर भेज दे। इस तरीके से टियान भी खुश हो जाएगा और हमारा रिश्ता भी मजबूत हो जाएगा और ये काम तुम करोगी। इतना कह करके वो दोनों उसके पास जाते हैं। उन दोनों को देख करके हान उनसे पूछता है कि आप दोनों यहाँ पर क्या करने आए हैं, तो फूजिन कहता है कि उस दिन पुराने घर में शेंजी खेल कूद के चक्कर में गिर गई थी जिसकी वजह से उसे चोट लग गया था। इस बात का हमें बहुत ही ज्यादा दुख है, इसीलिए मुझसे मिलने के लिए चले आए। यहाँ पर जेनी भी अपना रूप बदल लेती है और उसके सामने नाटक करके अच्छी बनने लगती है और शेंजी से कहती कि चलो मैं तुम्हें बाहर टहला करके लाती हूँ, पर हानजून उसे जाने से मना करता है, जिस पर फूजिन कहता है कि आखिर हम सभी एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, तुम्हें हमारे ऊपर क्या विश्वास नहीं है? अगर मेरी वाइफ उसे अपने साथ ले जाना चाहती तो उसे जाने दो। उनकी बातें सुनकर के शेंजी सोचती कि मेरे हस्बैंड की इज्जत बेई परिवार में जीरो है, अब मैं उन्हें और भी ज्यादा शर्मिंदा नहीं होने दूंगी और मैं देखना चाहती हूँ कि आखिर ये दोनों करना क्या चाहते हैं। और यही सोच करके वो जेनी के साथ में जाने के लिए तैयार हो जाती है, पर हानजून उसे पीछे से आवाज देता है, तो शेंजी उससे कहती कि मैं चुप रहूंगी और मैं कोई भी गलती नहीं करूंगी, प्लीज मुझे जाने दीजिए। इतना कह करके वो जेनी के साथ में चली जाती है। अब अपने प्लान के मुताबिक जेनी शेंजी को एक होटल रूम में लेकर के जाती है। वहां जाने के बाद में तो शेंजी समझ ही नहीं पाती कि आखिर ये मुझे रूम में लेकर के क्यों आई है। तब तक जेनी अपने हस्बैंड को कॉल करके कहती है कि मिस्टर सेन को कॉल करके बता दीजिए कि उनका गिफ्ट तैयार है। ये सुनकर के शेंजी वहां से भागने लगती है, जिस पर जेनी उसे पकड़ करके कहती कि कहाँ भाग रही हो, आज तुम्हें मिस्टर सेन को अच्छे से सर्व करना होगा, वैसे भी तुम्हारा पति लंगड़ा और बीमार है, वो कभी भी मर जाएगा, तुम्हारी जिंदगी आबाद हो जाएगी मिस्टर सेन को सर्व करके। इतना कह करके वो वहां से जाने लगती है। इस बात पर गुस्सा होकर के शेंजी उसके सर पर हिट कर देती है, जिसकी वजह से जेनी बेहोश हो जाती है। जिसके बाद में उसे थप्पड़ मारते हुए कहती कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी मेरे पति के बारे में उल्टी सीधी बात करने की। हानजून कभी भी नहीं मरेगा, भले ही मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी क्योंकि तुम औरत के नाम पर कलंक हो जो कि एक लड़की की इज्जत करना नहीं जानती है। तब तक पीछे से हानजून आ जाता है और उसका ये रूप देख करके शॉक्ड हो जाता है, पर शेंजी तुरंत ही उसके सामने पागलपन का नाटक करने लगती है और कहती कि मुझे बहुत डर लग रहा है, देखो ना उस औरत को क्या हो गया। ये सब देख करके तो हानजून को समझ ही नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा था। तभी बाहर से आती आवाज सुन करके शेंजी समझ जाती है कि ये तो टियान की आवाज है, इसीलिए वो फौरन से हानजून को वॉशरूम में लेकर के चली जाती है। उसकी ऐसी हरकत देख करके हानजून सोचने लगता है कि क्या सच में इसकी मानसिक स्थिति 6 साल के बच्चे जितनी है, मुझे इसकी फिर से जांच करवानी पड़ेगी। इधर टियान जब अंदर आता है तो वो जेनी को देख करके सोचता है कि फूजिन तो काफी दुष्ट निकला, वो तो अपनी वाइफ को ही मेरे बिस्तर पर छोड़ दिया, पर कोई बात नहीं, मेरा इससे भी काम चल जाएगा। इतना कह करके वो उसके करीब जाने लगता है तो इधर शेंजी भी छुप करके उसे देखने लगती है। तो हानजून उससे कहता है कि बच्चों की देखने की चीज नहीं है और ये सारी चीजें बच्चे नहीं कर सकते, इसलिए तुम मत देखो। तभी वहाँ पर फूजिन आता है और अपनी वाइफ को टियान के साथ में देख करके पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाता है और वो टियान को एक थप्पड़ मारते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसी होगी मेरी वाइफ को हाथ लगाने की। ये सुन करके तो टियान भी भड़क जाता है और उससे कहता है कि पागल आदमी, तुम्ही ने तो अपनी वाइफ को मेरे बिस्तर पर भेजा था, वरना मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा था जो कि मैं तुम्हारी वाइफ के साथ में ये सब करूंगा। इतना कह करके टियान गुस्से से वहाँ से चला जाता है। फूजिन कहता है कि आखिर मैं इस औरत का क्या करूं, जब तक तब मेरा काम बिगाड़ती रहती है। इतना कह करके वो भी टियान के पीछे चला जाता है। पर ये सारा नजारा देख करके शेंजी काफी खुश हो रही थी और शेंजी को देख करके हानजून को उस पर शक हो जाता है और वो उसे बहुत ध्यान से देख करके सोचता है कि क्या सच में तुम पागल हो या फिर पागल बनने का नाटक कर रही हो। लेकिन यहाँ पर शेंजी फिर से अपना नाटक शुरू कर देती है और हानजून से कहती है कि बर्गर को अब घर जाकर के गोल गोल घूमना है और तुम्हारे साथ में खेलना है। इतना कह करके वो सोने का नाटक करने लगती है। तो हानजून उसे कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें घर लेकर के चलता हूँ। अगले दिन हान शेंजी से कहता है कि मैं तुम्हें शॉपिंग पर ले चलना चाहता हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें रिंग दिलाना है, तो तुम मेरे साथ कहाँ पर चलना पसंद करोगी। इस बात पर शेंजी सोचने लगती है क्यों ना मैं शेन मॉल में जा करके अपनी कंपनी के डायरेक्टर से मिल लूं ताकि मुझे वहाँ पर हो रही सभी बातों का पता चल जाए। और यही सोच करके वो कैटलॉग उठा करके हान से कहती कि मैं यहीं पर जाना चाहती। तो हान उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहीं ले चलूंगा, पहले तुम जा करके नाश्ता कर लो।
ये सुनकर के शेंजी वहाँ से चली जाती है, पर हान सोचता है कि अच्छा तुम शेन मॉल में जाना चाहती हो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम कब तक पागलपन का नाटक करती रहती हो। जिसके बाद हान उसे रिंग दिलाने के लिए अपने साथ लेकर के चला जाता है, जहाँ वो उससे कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे रिंग्स है, जो भी तुम्हें पसंद हो तुम यहाँ से ले सकती हो। ये सुनकर के शेंजी खुश हो जाती है और रिंग पसंद करने लगती है। तभी वहाँ पर जेनी मिंग को लेकर के आती है और हान को दूर से दिखा करके कहती है कि देखो इसी के साथ में तुम्हारा ब्लाइंड डेट अरेंज किया गया था, लेकिन इसने तुम्हें रिजेक्ट करके एक पागल लड़की से शादी कर ली, क्या ये तुम्हारा इंसल्ट नहीं है? ये सुनकर के मिंग गुस्सा हो जाती है और कहती है कि चलो मैं उससे बात करना चाहती हूँ। और वो हान के पास जाकर के उससे कहती है कि तुमने इस पागल लड़की से शादी करने के चक्कर में मुझे मना कर दिया। तो हान उससे पूछता है कि तुम कौन हो? तो जेनी कहती कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, ये परिवार की बड़ी बेटी है और इसी से आपकी शादी तय हो रही थी। जिस पर मिंग उससे कहती कि अच्छा वो जो तुमने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया, अब मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मेरी शादी शेन परिवार की बड़ी बेटी टियान से तय हो गई है। अच्छा वो जो मैंने तुम्हारे जैसे अपंग से शादी नहीं की, वरना मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। और वैसे भी जिस मॉल में तुम अभी खड़ी होकर के शॉपिंग कर रहे हो मेरे होने वाले हस्बैंड का मॉल है। तुमने मुझसे शादी से इनकार करके बहुत बड़ी गलती की है, अब जितनी जल्दी हो सके मेरे सामने घुटने टेक करके माफी मांगो। ये सुनकर के जेनी हंसते हुए कहने लग जाती है कि ये तुम क्या कह रही हो, आखिर वो अपने घुटनों पर कैसे बैठ सकता है, उसकी हालत तुमने नहीं देखी है। इतना कह करके वो उसका मजाक बनाने लगती है। तो मिंग कहती कि अच्छा मैं तो भूल ही गई थी कि ये अपने घुटनों पर नहीं बैठ सकता है, पर इसकी वाइफ तो मुझसे माफी मांगी सकती है। इतना कहकर के वो शेंजी से माफी मांगने के लिए कहती तो शेंजी उसके करीब जाकर के कहती कि तुम्हारे मुंह से तो बदबू आ रही है, लगता है कि तुमने कई दिनों से ब्रश नहीं किया, पहले जाकर के ब्रश करके आओ। ये सुनकर के मिंग भड़क जाती है और उसके ऊपर हाथ उठा देती है। तो शेंजी उसका हाथ पकड़ करके उससे कहती कि तुम्हारी जीवन रेखा तो काफी छोटी लग रही है और जल्दी तुम्हारे ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ टूट करके गिरेगा, जिसकी वजह से तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। ये सुनकर के मिंग भड़क जाती है और कहती कि देखो नहीं लड़की मुझे श्राप दे रही है, जल्दी से इससे मेरा हाथ छुड़ाओ। ये सुनकर के जेनी उसका हाथ छुड़ाने लगती है, जिस पर शेंजी उन दोनों को धक्का दे देती है, जिसमें एक के सर में चोट लगता है और दूसरे का नाक फूट जाता है। अब यहाँ पर मिंग का नाक तो फूट जाता है, जिसकी वजह से वो शेंजी से कहती है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने मेरा नाक फोड़ दिया। इतना कह करके वो वहाँ के मैनेजर को बुलाती है और कहती कि इस लड़की के हाथ पैर तोड़ करके इसे बाहर फेंक दो। तो मैनेजर कहता है कि माफ करिएगा पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये पे परिवार से बिलोंग करते हैं। जिस पर मिंग कहती कि पे परिवार हमारे शेन परिवार के सामने खड़े होने के लायक भी नहीं है। मिंग की बात सुनकर के मैनेजर फौरन से गार्ड्स को बुलाने लगता है। तो शेंजी उससे कहती कि क्या शेन ग्रुप में ग्राहकों के साथ में कैसे ट्रीट किया जाता है ये तुम्हें लगता है कि सिखाया नहीं गया है? तो मिंग कहती कि तुमने सुना नहीं कि मैंने क्या कहा? जिस पर मैनेजर कहता है कि पता नहीं क्यों मिस शेंजी मुझे कुछ जाने पहचाने सी लग रही है, मुझे इस बात का डर है कि कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। इस बात पर जेनी भड़क जाती है और कहती कि तुम इस पागल लड़की के चक्कर में लगता है कि शेन परिवार की युवा मालकिन को नाराज करना चाहते हो। ये सुनकर के मैनेजर वहाँ पर गार्ड्स को बुला लेता है। तो मिंग कहती कि मैं खुद अपने हाथों से इसके पैर तोड़ूंगी, क्योंकि इस आदमी ने मुझे रिजेक्ट करके मेरी बहुत इंसल्ट की है। जिस पर जेनी कहती कि हाँ तुम हाथ जोड़ करके माफी क्यों नहीं मांग लेते हो, बात यहीं पर खत्म हो जाएगी, वरना हमारे पे परिवार की कितनी इंसल्ट होगी। तो हान कहता है कि एक तरफ तो आप खुद पे परिवार को इसके साथ में मिलकर के जलील कर रही हैं, ऊपर से मुझे ज्ञान दे रही हैं। इतना कहकर के वो उठने वाला होता है, पर शेंजी उसका हाथ पकड़ करके उसे रोक देती है और कहती कि मुझे इतना मजबूर मत करोगे, मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूं। इस बात पर जेनी हंस करके कहती कि अब मूर्ख चलिए हमें धमकी देने। अब मिंग शेंजी को मारने जा रही होती, तभी वहाँ पर शेन ग्रुप के डायरेक्टर झांग आ जाते हैं और कहते कि ये सब यहाँ पर क्या चल रहा है। तो मैनेजर उन्हें बताता है कि इस लड़की ने मिस यू को नाराज कर दिया है। शेंजी को देख करके डायरेक्टर फौरन से गार्ड्स को वहाँ से भगाते हैं और उसे मैडम कहने वाले होते हैं। तभी शेंजी उसे इशारा करके पागल बनने का नाटक करने लगती है। यहाँ पर झांग भी उसकी बात को समझ जाता है और मिंग और जेनी को धक्के मार करके मॉल से बाहर फेंकवा देता है। पर ये सब देख करके हानजुन को समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। झांग में मैनेजर को तुरंत ही नौकरी से निकाल देता है और वो शेंजी से पूछता है कि मिस मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। तो शेंजी उससे कहती है कि मुझे भूख लगी है। तो झांग कहता है कि ठीक है आप हमारे साथ चलिए। इतना कह करके उसे अपने साथ लेकर के चला जाता है, जहाँ झांग शेंजी से कहता है कि हाल ही में हमें पता चला कि आपकी मृत्यु हो गई है, अगर आप जिंदा है और आप वापस आ गए तो आप अपनी कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ रही है। तो शेंजी उससे कहती कि अभी ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं जिंदा हूँ, क्योंकि मेरे खुद के कुछ प्लान है। वैसे हमारा ग्रुप कैसा चल रहा है? जिस पर झांग उसे बताता है कि आपके जाने के बाद से टियान ने सबके नाक में इतना दम कर दिया कि हमारे कई ईमानदार अधिकारी कंपनी छोड़ करके चले गए। शेंजी कहती कि कोई बात नहीं, बस कुछ ही दिनों में टियान से अपना सब कुछ वापस छीन लूंगी। इतना कह करके वो जैसे ही बाहर निकलती तो हानजुन वहीं पर खड़ा होता है, जिसे देख करके शेंजी उसे एक प्यारी सी किस करती है और बताती कि बटरफ्लाई का पेट भर गया। पर हानजुन जाते वक्त टेबल पर रखी कुकीज को देखता है जो कि ऐसे ही पड़े थे और यहाँ पर वही बात समझ जाता है कि शेंजी पागल नहीं है। जहाँ घर जाने के बाद में असिस्टेंट हान से कहता है कि हमने रास्ते के सभी सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए, जिससे हमें पता चला है कि जिस समय में शेन गायब हुई थी उसके कुछ दिन के बाद से शेंजी हमें रास्तों पर दिखने लगी। ये बात कुछ अजीब नहीं लगती है आपको? तो हान कहता है क्योंकि शेंजी में शेन है, अब तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी वहाँ पर शेंजी आती है, जिसे देख करके असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है। तो हान शेंजी को अपने करीब खींच लेता है और उसे बहुत प्यार से देखने लगता है
और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ बताना चाहती है। तो शेंजी कहती है कि मुझे बर्गर बहुत पसंद है। तो हान कहता है कि अच्छा, अब मैं भी देखना चाहता हूँ कि मुझे बर्गर पसंद है भी या नहीं। इतना कह करके वो शेंजी को किस कर बैठता है। अगले दिन शेंजी के फादर टियान को शेन ग्रुप का उत्तराधिकारी घोषित करने के लिए एक पार्टी रखते हैं, जहाँ वो सबको बताते कि अब शेंजी तो मर गई है, तो हमारा बेटा ही एकमात्र शेन ग्रुप का उत्तराधिकारी है और आज से टियान ही शेन ग्रुप का प्रेसिडेंट होगा। तभी वहाँ पर शेंजी की एंट्री होती है, जिसे देख करके सभी शॉक्ड हो जाते हैं कि आखिर ये कहाँ से जिंदा हो गई। जहाँ फूजिन शेंजी का हाथ पकड़ करके उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, ये कोई बच्चों की खेलने की जगह नहीं है। इस बात पर शेंजी उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाते हुए कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं जो कि तुम मेरे सामने खड़े होकर के बात कर सको। इस बात पर फूजिन भी उसके ऊपर फायर हो जाता है। तो शेंजी कहती है कि वहाँ पर जो आदमी खड़ा है वो मेरा फादर है। जिस पर फूजिन कहता है कि इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिएगा, ये लड़की पागल है। उसकी बातें सुनकर के शेंजी की फैमिली वाले इसी बात का फायदा उठा करके शेंजी को बहरूपिया और एक नकली लड़की कहने लगते हैं और कहते हैं कि हमारी बेटी तो कब का मर गई है। जहाँ टियान कहता है कि जल्दी जल्दी इस लड़की को बाहर निकालो। जिस पर शेंजी अपना रिंग दिखा करके कहती है कि यही वो शेन परिवार का रिंग है जिससे कि तुम स्टाम्प तक पहुंच सकते हो। ये देख करके तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं। जहाँ शेंजी अपने भाई से कहती कि अफसोस कि तुम्हारा शेन परिवार का उत्तराधिकारी बनने का सपना टूट गया। जिस पर उसके फादर कहते कि ये लड़की झूठी है और ये रिंग भी नकली है। अगर ये रिंग असली होगी तो इससे हमारा खानदानी बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसमें हमारे शेन परिवार का स्टाम्प रखा है। तो शेंजी कहती कि हाँ ठीक है, मैं उसे खोल सकती हूँ। इतना कह करके जब वो उस बॉक्स को खोलने चलती है तो बॉक्स उस रिंग से ओपन नहीं होता है, क्योंकि उसकी मदर ने वहाँ पर नकली बॉक्स रखा था और ये देख करके सभी मिलकर के उसे झूठा और नकली साबित कर देते हैं। और यहाँ पर मिंग भी उसे जलील करने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। इधर हान का असिस्टेंट वो असली बॉक्स लेकर के उसके पास आता है और सारी बातें बता देता है कि कैसे शेन परिवार ने असली बॉक्स से नकली बॉक्स को चेंज कर दिया है। तो हान कहता है कि जितनी जल्दी हो सके शेंजी के पास में इस बॉक्स को पहुंचवा दो। इधर ये सब चल ही रहा होता है, तभी वहाँ पर डायरेक्टर झांग उस बॉक्स को लेकर के पहुंच जाते हैं और सबको बताते कि ये रहा असली बॉक्स। शेंजी जब उस बॉक्स को अपने रिंग से खोलती है तो वो खुल जाता है। ये सब देख करके वहाँ पर सभी को यकीन हो जाता है कि वही असली में शेन है। शेंजी झांग से कहती कि इस बॉक्स को ढूंढ करके लाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो झांग बताता है कि इस बॉक्स को मैक्सिमस ग्रुप द्वारा ढूंढ करके हमें दिया गया है। ये सुनकर के शेंजी सोचती कि मैंने तो कभी भी उस कंपनी के साथ में कोई भी संपर्क नहीं किया था, फिर वहाँ से कौन मेरी मदद कर रहा है। यहाँ पर टियान को भिखारी होता हुआ देख करके मिंग भी उसका साथ छोड़ करके चली जाती है। जहाँ शेंजी पूरे परिवार को सड़क पर ले आती है और उन सभी को अपने गार्ड से पकड़वा करके बाहर फेंकवा देती है। शेंजी जब घर पहुँचती तो हान उसकी जीत के लिए उसे बधाई देता है। तो शेंजी कहती कि आपको सब कुछ पता चल गया। तो हान कहता है कि हाँ, मैं तो यहाँ पर लाइव बैठ करके ये सब देख रहा था। तो शेंजी कहती कि मुझे माफ करिएगा, मेरा आपको धोखा देने का कोई भी इरादा नहीं था। तो हान कहता है कि अब तुम तो शेन परिवार की शेंजी निकली जो कि बहुत ही ज्यादा रिच है, तो क्या अभी तुम मेरे जैसे इंसान के साथ में रहना चाहोगी। जिस पर शेंजी उसे किस करते हुए कहती कि हाँ, मैं बिल्कुल आपके साथ ही रहूंगी। अगले दिन हान ऑफिस जाकर के अपने असिस्टेंट को बुला करके उससे पूछता है कि टियान कहाँ है। तो बताता है कि हमने उसके हाथ पैर तोड़ करके उसे शेन परिवार में सेंड कर दिया है। इधर शेंजी बाहर खड़ी इन्हें देख करके सोचती कि ये तो मैक्सिमस कंपनी के सीईओ का असिस्टेंट है। फिर ये हान के सामने सर झुका करके उसकी बातें क्यों सुन रहा है। हानजुन, आखिर आप कौन है। शेंजी जैसे ही अंदर जाती तो हान उसे देख करके काफी परेशान हो जाता है। जहाँ वो उनसे पूछती कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप दोनों लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो हान कहता है कि एक्चुअली में ये मेरा फ्रेंड है, इसे कुछ पैसों की जरूरत थी इसीलिए यहाँ पर आया था। असिस्टेंट कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है। पर ये बात शेंजी को काफी अजीब लगती है। शेंजी जब घर पहुँचती है तो असिस्टेंट आकर के उसे बताता है कि बॉस ने आपके लिए डिनर पैक करके भिजवाया है, क्योंकि आज रात वो लेट से आएंगे। तभी वो देखती है कि आज मैक्सिमस कंपनी के साथ में बहुत सारी कंपनियों की मीटिंग है और हान भी आज लेट से आएगा। इस बात पर उसे शक होने लगता है और वो असिस्टेंट से पूछती कि हान के बारे में कुछ ऐसा है जो कि मुझे नहीं पता है, तो तुम मुझे बता दो। जिस पर असिस्टेंट कहता है कि मैं उनकी निजी लाइफ के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, अगर आपको उनके बारे में कुछ जानना ही है तो आप उनसे डायरेक्ट पूछ सकती हैं। जहाँ वो हान को फौरन से कॉल लगा देती है पर वो उसका कॉल रिसीव नहीं कर पाता है। इस बात पर उसका शक यकीन में बदलने लगता है। पर तब तक तो हान पलट करके उसे फोन कर देता है, जिस पर वो उससे पूछती कि आखिर आपने अभी मेरा फोन क्यों नहीं उठाया था। तो हान उससे कहता है क्योंकि मैं वॉशरूम में था। ये सुनकर के शेंजी सोचती कि मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ। अब शेंजी उस होटल में चली जाती है जहाँ मैक्सिमस कंपनी की मीटिंग चल रही थी, क्योंकि वो देखना चाहती थी कि आखिर उस कंपनी का बॉस कौन है और उसने उस बॉक्स को मुझ तक पहुँचाने में मेरी मदद क्यों की थी। पर तभी वहाँ पर उसे हान मिल जाता है और वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो शेंजी उससे कहती कि मैं तो यहाँ पर किसी काम से आई थी, पर आप मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे इस बात की मुझे उम्मीद नहीं थी। जिस पर हान उसे उठा करके रूम में ले जाता है और उसे क्लोज जाने लगता है। तो शेंजी उससे कहती कि आप मेरे साथ में क्या करना चाहते हैं। तो हान कहता है कि तुम मेरी यहाँ पर जासूसी करने आई थी ना, कि कहीं मेरा किसी दूसरी औरत के साथ में चक्कर तो नहीं चल रहा है। तो आज मैं तुम्हारी ये डाउट्स क्लियर कर दूंगा। इतना कह करके वो उसे किस कर बैठता है और यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ में नाइट स्पेंड कर लेते हैं।
दूसरी तरफ फूजिन बौखलाया हुआ होता है। तभी उसकी मदर आकर के उससे कहती कि अब तो शेन ग्रुप की मालकिन भी हान की वाइफ बन गई है। अब मुझे इस बात का डर है कि कहीं हान ही ना पे परिवार का उत्तराधिकारी बन जाए। अगर ऐसा हो गया तो जल्दी मेरा सच भी सामने आ जाएगा कि मैंने उसकी मदर को मारा था। तो फूजिन कहता है कि अब जल्दी मुझे उसे रास्ते से हटाना होगा और इसी प्लान के तहत वो हान को कंपनी के कारखाने के निरीक्षण के लिए लेकर के जाता है और उसके असिस्टेंट से कहता है कि मुझे अपने भाई से कुछ जरूरी बात करनी है, इसीलिए तुम यहाँ से चले जाओ। तो हान अपने असिस्टेंट से वहाँ से जाने के लिए कह देता है और इसी बात का फायदा उठा करके वो हान को कारखाने में बंद करवा करके अपने आदमी के साथ में मिल करके वहाँ पर आग लगवा देता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट भागता हुआ आता है, जिसे फूजिन अपने आदमी से पकड़वा करके कहता है कि चिल्लाना बंद करो और हान को चैन से मरने दो। ये नजारा देख करके असिस्टेंट फौरन से शेंजी को कॉल करके सब कुछ बता देता है। उसकी बातें सुनकर के शेंजी अपने गार्ड्स के साथ में वहाँ पर भागते हुए आती है तो असिस्टेंट उसे रोते हुए बताता है कि सब कुछ खत्म हो गया, इसने बॉस को मार डाला। जिस पर फूजिन कहता है कि हमें अंदर से सिर्फ व्हील चेयर ही मिली है, हान तो राख हो गया। ये सुनकर के तो शेंजी को सदमा ही लग जाता है और वो फूजिन को एक थप्पड़ मारते हुए कहती कि अगर मेरे पति को कुछ भी हो गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तभी वहाँ पर हान आता है और कहता है कि भाई खुश हो जाओ, मैं जिंदा हूँ। उसे देख करके शेंजी उसे गले से लगा करके रोने लगती है और यहाँ पर हमें पता चलता है कि हान पीछे के सीक्रेट दरवाजे से निकल गया था, जो कि सिर्फ हान को ही पता था। अब शेंजी फूजिन को अपने गार्ड से पकड़वा करके उससे कहती है कि मैं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, अगर तुमने दोबारा से ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की तो इसका अंजाम बहुत ही ज्यादा बुरा होगा। और वो अपने आदमियों से कहती कि इसे खूब पीटो। इतना कह करके वो हान को लेकर के वहाँ से चली जाती है। अब इतनी मार खाने के बाद में फूजिन नशे में धुत क्लब से जब निकलता है तो रात के अंधेरे में हान उसे पकड़ करके खूब पीटता है। तो फूजिन को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर वो किससे और क्यों मार खा रहा है। अब हान खुद ही उसे पीट करके उसका हाल चाल पूछने पे परिवार में चला जाता है और उसे कहता है कि थोड़ा सावधान होकर के आपको रास्ते में चलना चाहिए, पता नहीं आपको कौन पीट करके चला गया। जिस पर फूजिन कहता है कि मुझे तो तुम्हारे ऊपर शक है कि कल रात तुम्ही ने तो मेरे साथ में मारपीट नहीं किया था, तो इसीलिए मैं चेक करना चाहता हूँ कि तुम्हारे पैर ठीक है भी या नहीं। इतना कह करके वो उसके पैर पर पानी गिराने लगता है पर हान पलक तक नहीं झपकाता है। जिस पर शेंजी कहती कि बस बहुत हुआ, तुम लोगों ने मेरे पति की बहुत ही ज्यादा इंसल्ट कर ली है। इतना कह करके वो उसके कपड़े चेंज करवाने के लिए लेकर के चली जाती है। उसके जाने के बाद में फूजिन अपनी माँ को शीशी देते हुए कहता है कि अब जल्दी से इसे आपको हान को देना होगा ताकि जल्दी उसका काम तमाम हो जाए। अब अपनी बेटी की बात मान करके वही हान के पास जाकर के उससे कहती कि तुम्हारे पैर पर गर्म पानी गिरने की वजह से सूजन आ गई होगी, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए दवाई लेकर के आई हूँ। तो हान उनसे वो दवाई ले तो लेता है पर उसे खाने की बजाय अपने स्लीव्स में डाल लेता है और दवाई खाने का नाटक कर लेता है। इधर शेंजी जब बाहर निकलती तो उसे डस्टबिन में उसी दवाई की शीशी मिलती है, जिसे देख करके वो फौरन से अंदर भाग करके जाती है। पर तब तक तो हान बेहोश होने का नाटक कर चुका था। उसे देख करके शेंजी काफी परेशान हो जाती है और उसे फौरन से हॉस्पिटल लेकर के जाती है और सोच रही होती कि हम तो साथ में रहने वाले थे, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगी। तभी डॉक्टर बाहर आते हैं और बताते हैं कि हमने उन्हें बचा तो लिया है पर आगे क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है, आप लोग तैयार रहिएगा। जहाँ शेंजी हान के पास बैठी बैठी सो जाती है तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है तो हान उसे वही मेडिसिन टेस्टिंग करवाने के लिए देता है जो कि वे ने उसे खाने के लिए दिया था। तो असिस्टेंट उससे कहता है कि क्या आप ये बात शेंजी को नहीं बताएंगे कि आप बिल्कुल ठीक है। तो हान कहता है कि अभी मैं उससे कुछ भी नहीं बताना चाहता हूँ। तभी शेंजी उठने लगती तो असिस्टेंट उसे देख करके रोने का नाटक करने लगता है। तो शेंजी उससे कहती कि क्यों यहाँ पर गधों की तरह चिल्ला रहे हो। तो असिस्टेंट कहता है कि मैं तो बॉस को देख करके बहुत ही ज्यादा दुखी हूँ। इतना कह करके वो वहाँ से चला जाता है तो शेंजी भी उसके पीछे जाती है और कहती कि अभी भी हान ने जो तुम्हें गोलियां दी हैं उसकी पूरी शीशी मेरे पास है, तो इसे भी ले जाओ, तुम्हारे काम आएगा। ये सुन करके असिस्टेंट कहता है कि आप क्या बात कर रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो शेंजी कहती कि बस बहुत हुआ, मैंने सब कुछ देख लिया है, जरूर तुम दोनों मिलकर के मुझसे कुछ बड़ा छुपा रहे हो। जिसके बाद में वो अंदर जाकर के हान से कहती कि मैं आपको 3 सेकंड का समय देती हूँ, अगर आप नहीं उठे तो मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी। इतने पर हान उठ जाता है तो शेंजी कहती कि मेरा हाथ छोड़िए, मुझे आपसे कोई भी बात नहीं करनी है। तो हान उससे कहता है कि प्लीज मेरी बात सुन लो, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताने के लिए तैयार हूँ, प्लीज गुस्सा मत होना। तभी उसके पास में असिस्टेंट की कॉल आती है जहाँ वो उससे कहता है कि शेंजी को सब पता चलने वाला है कि आप ही मैक्सिमस कंपनी के बॉस हैं। ये सुनकर के शेंजी को सारी सच्चाई पता चल जाती है और वो उससे कहती है कि तो मिस्टर हान आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो हान कहता है कि अगले हफ्ते पे परिवार के नए लीडर के लिए वोटिंग होने वाला है, बस उस दिन का वेट कर लो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा, बस तुम मेरे साथ रहना। अब वो दिन आ जाता है जहाँ फूजिन और उसकी मदर को तो यही लग रहा होता है कि हान तो जल्दी ही मरने वाला है। इसीलिए फूजिन सारे शेयर होल्डर को बताता है कि आप लोग तो अच्छी तरीके से जानते कि हान की क्या कंडीशन है, तो आज से पे ग्रुप को मैं संभालूंगा। ये सुनकर के वहाँ पर बैठे सभी उसकी बात से एग्री कर जाते हैं। तभी वहाँ पर शेंजी आती है तो वही उससे कहती कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, भला तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है। जिस पर शेंजी कहती कि मैं तो यहाँ पर बस फूजिन को बधाई देने आई थी। तभी वहाँ पर हानजुन भी आ जाता है जिसे देख करके वहाँ पर खलबली मच जाती है। फूजिन सोचता है कि ठीक कैसे हो गया, इसे तो अब तक ऊपर चले जाना चाहिए था। हान उससे कहता है कि लगता है कि भाई आप मुझे देख करके खुश नहीं है और वो वही से कहता है कि अगर आप खुद से बता दे कि मेरी माँ की मौत कैसे हुई थी तो मैं अभी के अभी पूरा पे ग्रुप फूजिन को सौंप करके यहाँ से चला जाऊंगा। तो वे कहती कि क्या बकवास कर रहे हो, तुम्हारी माँ की बीमारी से मौत हुई थी। और वो फूजिन से कहती कि इसकी बातों में मत आना, ये तुम्हें लालच में डाल रहा है। तो फूजिन कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो, यहाँ पर वोटिंग चल रही है और वो सबसे वोट
वोट करने के लिए कहता है। तो हान कहता है कि पर वोट करने से पहले आप लोग कुछ देख लीजिए। इतना कह करके वो सबके सामने अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है। ये देख करके तो सभी शॉक्ड हो जाते हैं और फूजिन के पांव तले से जमीन निकल जाते हैं और यहाँ पर वो समझ जाता है कि उस दिन रात में हान ने उसे पीटा था। तो हान कहता है कि आप सही सोच रहे हैं, मैंने ही आपको पीटा था। ये सुनकर के फूजिन पागल हो जाता है। तभी वहाँ पर हान का सेकंड असिस्टेंट आता है और हान से कहता है कि बॉस, आपके द्वारा कही गई सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो गई है। उसके मुंह से बॉस सुनकर के फूजिन कहता है कि क्या कहा तुमने, ये मैक्सिमस कंपनी का प्रेसिडेंट कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तो पिछले 10 सालों से व्हील चेयर पर बैठा था, फिर ये इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर सकता है। जिस पर असिस्टेंट उसे एक जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है कि जरा तमीज से बात करो वरना हम तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर बना देंगे। यहाँ पर सारे शेयर होल्डर हान को वोट कर देते हैं। जहाँ फूजिन को ये बात रियलाइज होता है कि जिस पे ग्रुप के लिए उसने इतना कुछ किया वैसी कंपनी हान बैठे बैठे खरीद सकता है। अब वहाँ से दोनों माँ बेटे जाने लगते हैं। तो हान कहता है कि तुम तो यहाँ से जा सकते हो पर वे यहाँ से नहीं जा सकती है। जहाँ असिस्टेंट उनके खिलाफ सारे एविडेंस सबके सामने दिखा देता है कि वे ने हान की मदर को मारा था। अब हान उन्हें जेल भिजवा देता है और यहाँ पर फूजिन पूरी तरीके से बर्बाद हुए वहाँ से चला जाता है। ये सब होने के बाद में हान शेंजी को कुछ फाइल देता है जिसमें लिखा होता है कि हान ने अपनी आधी संपत्ति शेंजी के नाम कर दी है और वो फिर बहुत प्यार से शेंजी को बुके देते हुए शादी के लिए प्रपोज करता है। तो शेंजी उससे कहती कि अगर मैं आपसे शादी करती तो क्या आप मुझे पेट भर खाना खिलाएंगे। तो हान कहता है कि बिल्कुल, जिस पर शेंजी हंसते हुए हाँ कर देती है और उस रिंग को पहन लेती है। और इन दोनों को बाहर खड़ी होकर के मिंग देख रही होती है जिसे देख करके उसे आगे लग रही होती है। तभी वहाँ पर फूजिन आकर के उससे कहता है कि क्या तुम उनसे बदला लेना चाहती हो, देखो हम दोनों की एक ही दुश्मन है तो चलो मिल करके काम करते हैं। अब यहाँ पर वो दोनों अपने प्लान के मुताबिक शेंजी को किडनैप करवा लेते हैं। इधर हान को भी पता चल जाता है कि फूजिन शेंजी को किडनैप करके अपने साथ ले गया है। तभी उसके बाद में फूजिन की कॉल आती है और वो उससे कहता है कि अगर तुम शेंजी की जिंदगी चाहते हो तो मेरे बताए गए ठिकाने पर पहुंच जाओ। ये सुनकर कि हान फौरन से भागता हुआ वहाँ से चला जाता है। इधर फूजिन शेंजी से कहता है कि तुम्हारी जगह मैं मिंग को तुम्हारे कपड़े पहना करके ले जाऊंगा, जिसे बचाने के चक्कर में तुम्हारा पति मेरी हर वो एक शर्त मानेगा जिसे उसे कभी मानना ही नहीं चाहिए और इधर तुम अपनी आखिरी सांसें गिन रही होगी। इतना कह करके वो दोनों गैस ऑन करके शेंजी को उस रूम में बंद करके चले जाते हैं। अब हान जैसे ही वहाँ पर पहुंचता है तो फूजिन उससे कहता है कि तुमने मुझे मीटिंग में एक मौका दिया था और आज मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम अपना काम खुद से तमाम कर लोगे तो मैं शेंजी को यहाँ से जाने दूंगा। पर हान तो बहुत ध्यान से शेंजी को देख रहा होता है और वो उसे बर्गर कह करके बुलाता है, पर मिंग को तो ये नाम पता ही नहीं था, इसीलिए वो इस नाम पर रिस्पॉन्स नहीं करती है और वो यहाँ पर पकड़ी जाती है। जिस पर हान हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। जहाँ रास्ते में उसे शेंजी मिल जाती है जो कि वहाँ से भाग निकली थी। जहाँ हान अपने आदमियों से उन दोनों को पुलिस के हवाले करने के लिए कह करके वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद में हम हान और शेंजी के वेडिंग डे को देखते हैं जहाँ वो दोनों एक प्यारी सी किस के साथ में अपनी वेडिंग को कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ में इस ड्रामे की यहीं पर हैप्पी एंडिंग होती है।